हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं पिछले 22 सालों से टीचिंग कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है आपकी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको दूर करने में मैं आपकी पूर्ण रूप से हेल्प कर पाऊंगा। आजकल हम कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सीरीज, जो कि हमारी चैप्टर वाइज है। और आज से हम शुरू करेंगे इसमें जो हमारा चैप्टर है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, वर्क, पावर, एनर्जी। इस चैप्टर में जो पिछले वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब पे जो फिजिक्स का मटेरियल है हिंदी में, और आप कह सकते हैं इस लेवल की जो वीडियोस हैं वो बहुत कम है, मेनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो आप शेयर जरूर कीजिए जिससे कोई नीडी हो तो उस तक ये जरूर पहुंचे। तो फिर शुरू करते हैं। 2013 से शुरू कर रहे हैं। 2013 में जो क्वेश्चन आया था वो इस प्रकार से, इसके अनुसार 2 किलोग्राम के कण पर 3i प्लस जे न्यूटन का बल लगाया जाता है। कण की स्थिति 2i प्लस के से स्थिति 4i प्लस 3j माइनस के तक विस्थापित होती है, तब कण द्वारा किया गया कार्य होगा। तो हमें कार्य कैलकुलेट करना है। हमें क्या क्या दिया है? सबसे पहले दिया है द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम के कण पर, यानी कि हमें दे रखा m इज इक्वल टू दे दिया 2 किलोग्राम। फोर्स हमें दे दिया है, ये सदिश रूप में दिया हुआ है हमें 3i प्लस जे, 3i प्लस जे, और ये क्या है? न्यूटन में। हमें साथ ही हमें दे दिया कि कण की स्थिति प्रारंभ में r1 की स्थिति थी 2i प्लस के, जिसे हम r आप कह सकते हैं i, ये आ गया 2i प्लस के। और दूसरी दे दी हमें rf, यानी कि उसकी फाइनल पोजीशन, कि ri से चेंज करके वो कहां तक पहुंच गया है 4i प्लस 3j माइनस के, 4i प्लस 3j माइनस के, ये हमें दे दिया। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? तब कण द्वारा किया गया कार्य, हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है। W को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो आप सीधे जानते हैं कार्य का काफी सिंपल फार्मूला है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। आपको दोनों चीजें दे रखी है, बल भी दे रखा है और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति भी दे रखी है, अंतिम स्थिति भी दी हुई है। तो इन दोनों के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं विस्थापन, यानी कि हम निकाल सकते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर एफ, यानी कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। और हमारे को आर आई दे रखा 2i प्लस के, इसको हम कोशिश करेंगे आई जे के तीनों की फॉर्म में चेंज करना। तो किस प्रकार से कर सकते हैं? ये हो गया 2i प्लस, क्योंकि j का कोई कंपोनेंट नहीं है इसलिए 0j प्लस साथ में क्या लिख लेंगे k। तो आर आई की वैल्यू भी हमें पता चल गई, आर एफ फाइनल पोजीशन भी पता चल गई, हम डेल्टा आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रखें इस वैल्यू में, यहां पर वैल्यू, तो डेल्टा आर यानी कि हम विस्थापन निकाल रहे हैं, ये हो गया आर एफ माइनस आर आई। आर एफ की वैल्यू 4i प्लस 3j माइनस के, 4i प्लस 3j माइनस के, इसमें से घटा देना है हमें आर आई की वैल्यू 2i प्लस 0j प्लस के, 2i प्लस 0j प्लस के, इसको घटाना है। तो माइनस से खोल देंगे तो यह आ जाएगा 4i प्लस 3j माइनस के माइनस 2i प्लस 0j प्लस के। काफी आसान है इसको करना। i में से i को घटाएंगे, j में j को और k से k को करेंगे जोड़ के, तो कितना आ जाएगा? ये 4i प्लस का, ये 2i माइनस का है, तो इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 2i। ये 3j प्लस का, ये 0j है तो 3j का 3j ही रह जाएगा। ये माइनस का k है, ये प्लस का k है, तो कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? केवल हमारे पास केवल k आ जाएगा, सॉरी k से k कट जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0k लिख लेते हैं, जिससे ये भी हमारे तीनों की फॉर्म में आ गया। हमें पता चल गया डेल्टा आर यानी कि जो विस्थापन है वो इतना आ गया। अब आप कार्य का फार्मूला जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। पर ध्यान रखिएगा कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए बल और विस्थापन में जो हम कह सकते हैं गुणनफल होता है वो अदिश गुणन होता है। अदिश गुणन को डॉट प्रोडक्ट से प्रदर्शित करते हैं। तो अब किया गया कार्य, इनकी W बराबर आ जाएगा F इंटू डेल्टा आर। तो वैल्यूज पुट करें, F की वैल्यू कितनी है? 3i प्लस j, तो लिख लेंगे 3i प्लस j और प्लस 0k इसके साथ हम और लिख लेते हैं, k का कंपोनेंट भी बना के।
देखिए इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक हम यूनिफॉर्मिटी बना रहे हैं, एक जैसा बना रहे हैं, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। और ऐसा करने से गलती की संभावना भी मैंने देखा काफी कम होती है। तो आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। अब डेल्टा आर की वैल्यू यहां से लिख लेते हैं, ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस 0k, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है i j के। अब जब डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होती है तो केवल i की i में करेंगे, j की j में करेंगे और k की k में करेंगे। तो i की i में करेंगे तो 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, साथ में आ जाएगा i डॉट i, प्लस इसमें है, इसका है 1, इसका है 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3, साथ में क्या आ जाएगा j डॉट j, और बाकी तो आप जान रहे हैं 0 है तो प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, और साथ में आ जाएगा k डॉट k। i डॉट i 1 के बराबर होता है तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 3, और j डॉट j भी 1 के बराबर होता है, प्लस क्योंकि ये 0 है तो ये तो पद हो जाएगा 0, तो 6 प्लस 3 क्या आ गया 9। हम क्या निकाल रहे हैं, कार्य निकाल रहे हैं, क्योंकि बल हमारा किस में है, न्यूटन में, ये हमें दे रखी थी मीटर में, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो इसका अर्थ है जो किया गया कार्य होगा वो 9 जूल के बराबर होगा। इस हिसाब से हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। टू 2013 में ही एक और प्रश्न जो आया इस टॉपिक से वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक विस्फोट में एक चट्टान क्षैतिज समतल वाले 3 भागों में टूट जाती है। उसमें से 2 भाग एक दूसरे से समकोण पर है। पहला भाग जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, जबकि दूसरा 2 किलोग्राम का दूसरा भाग 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि तीसरे भाग की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड हो तो इसका द्रव्यमान है। तो हमें क्या क्या चीजें दे दी, पहले ये लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन को समझते हैं। हमें दे दिया है कि उसके 3 भागों में से 2 भाग इसमें उन्होंने दे रखे। पहले भाग का द्रव्यमान 1 किलोग्राम और 12 मीटर प्रति सेकंड, तो हमें पहले का दे दिया 1 किलोग्राम और क्या है साथ में 12 मीटर पर सेकंड। दूसरे भाग की बात करें तो हमको दे दिया है यह है 2 किलोग्राम और 8 मीटर प्रति सेकंड, 2 किलोग्राम और ये हमारा है 8 मीटर पर सेकंड। और तीसरे का इन्होंने क्या दिया कि तीसरे भाग की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड, इसका द्रव्यमान निकालना है। तीसरे की चाल 4 मीटर पर सेकंड है और इसका हमारे को द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, यही हमारे को दे रखा है। तो किस प्रकार से करेंगे इसे समझिए। ये कह रहे हैं कि कोई एक चट्टान है जो कि प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल विराम में होगी और वह उसमें कोई एक्सप्लोड होता है, कोई विस्फोट होता है जिसके उससे 3 हिस्से निकल जाते हैं। और साथ में उसने, आपने ध्यान दिया तो उसने ये कहा है कि पहले 2 भाग एक दूसरे से समकोण पर है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कोण है ये क्या है, समकोण पर है। तो किस प्रकार से करेंगे, मान लेते हैं इसके 3 पार्टिकल हम उन्होंने लिए हैं। मान लेते हैं ये 3 पार्टिकल इस प्रकार से थे, पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे कोई चट्टान रही होगी। जब इसमें एक्सप्लोड हुआ, क्योंकि प्रारंभ में विरामावस्था में थी, तो शुरू में इसका जो कुल संवेग होगा वह क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है कि यदि किसी पिंड पर कोई वाह्यबल कार्य नहीं कर रहा है तो पिंड का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। तो ये प्रारंभ में, इनिशियल में, यानी कि पी आई की वैल्यू क्या है, 0। अब इसमें कोई एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोड होता है तो ये इस प्रकार से होता है कि एक कण, यहां पर ये मध्य बिंदु ये था, यहां से एक कण इस प्रकार से चले गया, एक कण इस प्रकार से चले गया। तो मान लेते हैं पहला कण इधर की ओर चले गया, दूसरा कण इधर की ओर चले गया। तो अब तीसरा कण किस दिशा में जाएगा पहले हम ये देखेंगे, और साथ ही तीसरे कण का हमें क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान कितना होगा यह भी ज्ञात करना है। किस प्रकार से करेंगे, तो ये वाला जो कण है मान लेते हैं इसका जो हम के संवेग जो होगा वो मान लेते हैं P1 है, इसका संवेग क्या होगा P2, और जो तीसरा कण कहीं पर भी निकलेगा मान लेते हैं वो इस दिशा में जा रहा है, तीसरा संवेग, दूसरा जो कण है वो मान लेते हैं इस दिशा में गया, ये तीसरा था, इसका संवेग मान लेते हैं P3 है। तो प्रारंभ में संवेग क्या है Pi और बाद में संवेग यानी कि Pf फाइनल जो होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 के योग के बराबर होगा। और संवेग आप जानते हैं कैसी राशि, एक सदिश राशि।
पर संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य न करे और इस चट्टान के फूटने से पहले और फूटते समय इस पर कोई बाह्य बल कोई काम नहीं कर रहा था, ये आंतरिक बल थे, तो यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, पिंड का कुल संवेग संरक्षित होगा। इसका मतलब है पी आई बराबर होना चाहिए किसके, पी एफ के। अब पी आई की वैल्यू कितनी है, 0, तो पी एफ जिसका मान इन तीनों के बराबर है वो भी क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं 0 बराबर किसके होगा, पी एफ के। तो यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे, हम कह सकते हैं पी एफ जो कि हमारा किसके बराबर है, P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर है, P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर है। ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, 0। तो यहां से हमें P3 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें P3 का द्रव्यमान निकालना है। तो हम लिख सकते हैं यहां से P3 को दूसरी तरफ ले जाएं तो यह आ जाएगा P1 प्लस P2 बराबर होगा माइनस P3 के। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि Pf की वैल्यू क्या होगी, 0, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 0 के बराबर, P3 को उधर लेंगे तो P1 प्लस P2 इजिकल टू माइनस P3 के बराबर होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो P3 है वो बराबर माइनस के होगा P1 प्लस P2 सदिश की दिशा के, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्रव्यमान। तो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं P1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें P1 प्लस P2 भी निकालना है। तो पहले P1 निकालते हैं, P1 बराबर, इसका केवल परिमाण निकाल रहे हैं। तो P1 क्या है, द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम, और वेग कितना है, 12। तो P1 इजिकल टू M1 V1, यानी कि 1 गुणा 12, यानी कि P1 बराबर आ गया 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, P1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से P2 की वैल्यू निकालें, P2 का परिमाण निकालें तो वह भी हमारा क्या आ जाएगा, P2 है 2 किलोग्राम 8 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये आ जाएगा M2V2 बराबर 2 गुणा 8, यानी कि आ गया 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया, ये हमारा क्या आ गया, P2 का मान निकल के आ गया। अब इन दोनों का परिणामी क्या होगा, क्योंकि तीसरा पिंड, क्योंकि इन तीनों का कुल संवेग 0 के बराबर होना चाहिए, तो वो तभी होगा जब इन दोनों का परिणामी P1 और P2 का जो परिणामी है वह बराबर और विपरीत होना चाहिए P3 के बराबर। तो इन दोनों का पहले परिणामी निकालते हैं, P1 और P2 का। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम एक, आपने पैरेललोग्राम का नियम पढ़ा होगा, सदिशों के योग की जो चतुर्भुज विधि थी, कि यदि दो सदिश के आसन्न भुजाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, उनकी टेल्स जुड़ी हुई हैं, जो उनका परिणामी होता है वो उनके बीच से निकलने वाले विकर्ण के बराबर होता है। तो यह जो होगा ये होगा P1 प्लस P2 के बराबर होगा। अब मुझे इसका परिणामी निकालना है, तो इसका परिणामी क्या होगा, इसका परिणामी हम जानते हैं P1 प्लस P2 का जो परिणामी होगा, यानी कि इसका जो हम कह सकते हैं परिमाण होगा, दिशा को छोड़ रहे हैं, किसके बराबर होगा, आप जानते हैं P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, क्योंकि एक प्रकार से समकोण त्रिभुज बन गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर के बराबर होगा। तो वैल्यूज रखें, P1 की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी थी, 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस P2 का मान हमने भी निकाला है अभी, ये किसके बराबर होगा, ये 8 दूनी 16 के स्क्वायर के बराबर होगा। और इसका निकाल रहे हैं तो ये हमारा ध्यान रखिएगा, ये अंडर रूट में होता है, ये अंडर रूट में आएगा, इसको ऐसे करके लिखना ज्यादा अच्छा है, इस प्रकार से। तो ये हमारा आ गया 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं ये कितना हो गया, ये हो गया 144 प्लस 256, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं P1 प्लस P2 का जो परिणामी होगा, इनका जो मान होगा वो अंडर रूट 400 आएगा, यानी कि किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। तो P1 प्लस P2 परिणामी का जो परिणाम आया वो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। मुझे लग रहा है आसान है, आपको ये पता चल गया अब कि ये क्या होगा और इसकी दिशा क्या होगी। आप जान रहे हैं ये ठीक इनके बीच से जाएगा, ये भी 45 डिग्री का कोण होगा, यह भी 45 डिग्री का कोण होगा।
तो अब तीसरे की दिशा क्या होगी, तीसरा जो होगा P3 वो ठीक इस वाले की विपरीत दिशा में होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से हमने ये बात निकाली थी, जो P3 होगा वह P1 प्लस P2 जो परिणामी आएगा उसकी विपरीत दिशा में होगा। तो यहां इसीलिए हमने इस विपरीत दिशा में इसको लिखा था। अब P3 का मान हमको ज्ञात करना है, क्योंकि P3 बराबर किसके है, P3 का यदि परिमाण में निकालूं तो वह बराबर होगा इसके परिमाण के माइनस P1 प्लस P2 के परिमाण के बराबर होगा। तो P3 का परिमाण हमको निकालना है, वो मान लेते हैं P3 के बराबर है। P जब ये माइनस मॉडुलस के अंदर है, यानी कि केवल परिमाण निकाल रहे हैं, दिशा नहीं, ये माइनस का निशान ये बता रहा है कि P1 P2 इस दिशा में है, तो P3 इनकी विपरीत दिशा में, बिल्कुल एग्जैक्ट विपरीत दिशा में, माइनस का निशान ये बताता है। हमें केवल परिमाण निकालना है, यानी कि P1 प्लस P2 का मान कितना आ गया 20, तो लिख लेंगे -20। मॉडुलस के अंदर है तो 20 आ जाएगा केवल। और P3 बराबर किसके होगा, M3 V3 के बराबर। हमें तो M3 का मान निकालना है, तो M3 बराबर हो जाएगा 20 बटे V3। तो ये आ गया 20 बटे V3, यानी कि तीसरे पिंड का वेग कितना था 4, तो लिख लेंगे 4। 4 से काटेंगे तो क्या आ गया, M3 बराबर आ गया 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम के बराबर होगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो जो हमारा आंसर बी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। कौन सा आंसर है, बी आंसर सही है। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होंगे, आप ध्यान रखिएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। बस ध्यान रखना है आपको कि यदि इसी प्रकार के कहीं 3 खंड हैं तो पहला बेसिक नियम यह है कि जो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका जो प्रारंभ में जो कुल संवेग होगा वो अंत में कुल संवेग के बराबर होगा। यदि एक्सप्लोजन वाले, विस्फोट वाले जितने भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। और उसमें भी ये पहले दूसरे का परिणामी आपको निकाल करके तीसरे को उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। जो तीसरा होगा वो पहले तथा दूसरे के परिणामी के बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में। तो P1 प्लस P2 का परिणामी कितना निकल के आया था, हमने देखा था ये 20 निकल के आया था हमारा। इसको हमने किसके बराबर रखा, P3 के बराबर रखा, लेकिन इसकी दिशा क्या थी, माइनस थी। तो यदि हम केवल परिमाण निकाल रहे हैं तो मॉडुलस के अंदर वैल्यू रख देंगे जिससे नेगेटिव साइन हट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन केवल इसकी दिशा बता रहा है कि P3 जो है वो P1 प्लस P2 के अपोजिट डायरेक्शन है, जो मैंने यहाँ शो करी। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे ऐसी 1-2 प्रॉब्लम्स और आएंगी तो आपको और अधिक अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आप नोट कीजिए फिर। 2014 में इसी टॉपिक से जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार 4m द्रव्यमान का एक पिंड या वस्तु XY समतल पर विराम अवस्था में, इसमें अचानक विस्फोट होने पर इसके 2 भाग जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है एक ही वेग से एवं एक दूसरे के लंबवत दिशा में गति करते हैं, तो विस्फोट के कारण जनित कुल गति ऊर्जा का मान होगा। तो हमें गति ऊर्जा ये कैलकुलेट करनी है। तो प्रश्न इसने दिया है कि जो हमारे पास पिंड है प्रारंभ में उसका द्रव्यमान है 4m के बराबर, यानी कि ये क्या है, द्रव्यमान। और इससे जो 3 हिस्से निकल रहे हैं उसमें से आप कहें पहले हिस्से का जो द्रव्यमान है वो m है और उसका वेग क्या है v। उसी प्रकार दूसरे हिस्से का जो द्रव्यमान है वो m है, उसका वेग क्या होगा v। और यह दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत, ध्यान रखिएगा लंबवत है। और जो तीसरा हिस्सा है आप समझ सकते हैं उसका द्रव्यमान कितना होगा, ये 4m है, ये mm, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा 2m। इसका वेग हमें पता नहीं है और हमें ज्ञात क्या करनी है, कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा। तो आप जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो तीनों कणों की अलग अलग गतिज ऊर्जाएं निकाल करके यदि जोड़ दे तो हमारे पास कुल गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो उसके लिए पहले और दूसरे पिंड की तो हमें द्रव्यमान भी और वेग भी पता है, हमें तीसरे पिंड का वेग ज्ञात करना है पहले। तो ठीक इससे पहले हमने जो प्रश्न किया था 2013 में, ठीक वैसे ही ये प्रश्न सॉल्व होना है। तो करते हैं। हमने वहां पर बताया था कि हम पिंड ले रहे हैं तो किस प्रकार से ले रहे हैं, पहला पिंड इस दिशा में गया, मान लेते हैं पहला पिंड है, दूसरा पिंड इस दिशा में गया, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। अब इनका जो परिणामी निकल के आएगा वो हमने बताया था इन दोनों के बीच से निकलने वाली भुजा के बराबर होगा। इसको हम समांतर चतुर्भुजों के नियम से यदि जोड़ दें तो यह हमारा क्या होगा, परिणामी होगा। यदि इसको संवेग हम ले ले P1, इसका संवेग ले ले P2, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 के बराबर होगा।
ये चर्चा हमने पिछली बार कर ली थी। और हमने कहा था जो तीसरा कण होगा वो ठीक P1 P2 का जो परिणामी निकल रहा है P1 प्लस P2 इसकी विपरीत दिशा में होगा। ये क्या होगा? P3 होगा हमारा। और ये किसके बराबर होगा? माइनस P1 प्लस P2 के बराबर होगा। यह भी बात हमने आपको बता दी थी। माइनस का निशान ब्रैकेट के बाहर लगेगा इस प्रकार से। तो अब इसी नियम को रख करके सबसे पहले m तथा v के मान हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले P3 का मान कैलकुलेट करें तो जो P3 का मान होगा सबसे पहले P1 प्लस P2 का मान निकालें। तो हम लिखते हैं चूंकि P1 प्लस P2 का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा, या स्क्वायर भी हटा दें, केवल P1 प्लस P2 का जो परिमाण निकल के आएगा वो P1 का परिमाण प्लस P2 के परिमाण का वर्ग इसके बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा? P1 का मान कितना होगा? क्योंकि इसका द्रव्यमान m है, इसका वेग v है, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? mv। और P2 बराबर भी क्या होगा? mv। तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा mv इसका स्क्वायर, ये भी आ जाएगा mv दोनों का स्क्वायर। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? √2mv का स्क्वायर, यानी कि P1 प्लस P2 का जो मान निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, केवल √2 ही रहेगा। तो हम लिखेंगे P1 प्लस P2 का जो परिमाण होगा √2mv के बराबर होगा। अब हमने कहा P1 प्लस P2 का जो परिमाण है वो बराबर है किसके? P3 के, क्योंकि P3 की केवल दिशा विपरीत दिशा में है, परिमाण तो दोनों के आपस में बराबर ही होंगे। तो लिखेंगे चूंकि P3 बराबर होगा P1 प्लस P2 के। इनमें आप सदिश का निशान लगाते रहिएगा, मॉडुलस में है तो आप समझ सकते हैं ये सदिशों के निशान तो आएंगे ही आएंगे। इस प्रकार से इसके निशान लगा के रखिएगा। तो ये इसके बराबर है, तो P3 बराबर क्या हो जाएगा? केवल परिमाण लिख रहे हैं, P1 प्लस P2 का मान कितना आया? √2mv के बराबर आया। तो P3 बराबर किसके होगा? P3 हम जानते हैं संवेग है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तीसरे पिंड का द्रव्यमान है 2m। अब उसका वेग मान लेते हैं, माना v3 मान लेते हैं। इसका वेग क्या है? v3 है। तो लिखते हैं P3 बराबर 2m इंटू v3 बराबर 2√2m v के बराबर होगा। तो हमें तो v3 का मान निकालना है, तो ये 2m को इसके नीचे ले जा लेंगे। तो v3 बराबर √2mv बटे 2m। तो m से तो m कट गया, ये √2 से ये वाला 2 कटेगा तो √2 टाइम्स कटेगा, क्योंकि √2 का अर्थ होता है, सॉरी 2 का अर्थ होता है √2 गुणा √2, तो एक √2 कट जाएगा। तो v3 बराबर हमारा आ गया v अपॉन √2। तो हमें पता चल गया, तीनों का वेग पता चल गया, v1 बराबर v के, v2 बराबर भी v के है, और v3 बराबर v अपॉन √2। अब निकालेंगे कुल काइनेटिक एनर्जी बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3 के बराबर होगी। K1 क्या है? पहले पिंड की गतिज ऊर्जा, K2 दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा, और K3 तीसरे पिंड की गतिज ऊर्जा, और Ke कुल इन सबकी समस्त ऊर्जाओं का योग। तो फिर कैसे करेंगे? ये बराबर आ जाएगा K1 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर के बराबर होगा। तो वैल्यूज रखनी है बस हमने, तो 1/2 सबसे कॉमन ही ले लेते हैं। तो m1 का मान कितना है? m के बराबर है, m2 भी m के बराबर है, तो लिखेंगे m, और v1 का मान v के बराबर है m इंटू वी स्क्वायर, दूसरे का भी आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर, तीसरे का आ जाएगा 1/2 तो बाहर आ गया। m3 का मान कितना है? 2m के बराबर है। यहाँ पर हमने कहा ये m3 है हमारा, ये 2m के बराबर है, तो लिखेंगे 2m इंटू v3 का स्क्वायर, यानी कि v अपॉन √2 का स्क्वायर के बराबर होगा। ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर 2mv स्क्वायर प्लस ये √2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2m मल्टीप्लाई v स्क्वायर बटे 2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा v स्क्वायर बटे √2 से का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कट गया, ये भी mv स्क्वायर आ गया, तो 2mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर 3mv स्क्वायर और 1/2, यानी कि आ गया 3/2
mv², और ये किसके बराबर होगी, कुल काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन बी है, बी 3/2 mv², यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। बिल्कुल करने का तरीका वही है जो हमने आपको पिछली बार बताया था। पिछली बार जो था हमारे को हम कह सकते हैं वेग ज्ञात करना था या द्रव्यमान ज्ञात करना था पिछले प्रश्न में। इस वाले प्रश्न में गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। कुल मिलाकर के आपको m तथा v की वैल्यूज पता करनी होती है हर प्रश्न में। तो फिर नोट कीजिए आप। 2015 में इसी टॉपिक से जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक टुकड़ा यानी कि ब्लॉक्स x दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर चाल से गति कर रहा है। इसकी x बराबर 20 मीटर से x बराबर 30 मीटर तक की यात्रा के दौरान इस पर एक मंदक बल F बराबर 0.1 x जूल प्रति मीटर लगाया जाता है। गुटके की अंतिम गतिज ऊर्जा होगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकलनी है जिसको हम kF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं, द्रव्यमान दे दिया m बराबर 10 किलोग्राम का, और उसकी चाल भी दे दी x दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि vx बराबर दे दिया 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। और इसकी x बराबर 20 से x बराबर 30 की यात्रा के दौरान, यानी कि हम कह सकते हैं xi शुरुआत में है 20 मीटर और xi यह है 30 मीटर। 20 से 30 मीटर की यात्रा के दौरान इस पर एक मंदक बल यानी कि F जो लग रहा है उसका मान है 0.1 x जूल पर मीटर लगाया जाता है। गुटके की अंतिम गतिज ऊर्जा होगी जो हमें ज्ञात करनी है। ध्यान रखिएगा यह कैसा बल है, मंदक बल। तो किस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे अब ये देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न समझें तो ये कह रहा है कि ये यदि हमें कोऑर्डिनेट्स बना लें तो इस कोऑर्डिनेट में कोई पिंड है जो कि इस प्रकार से गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से गति कर रहा है। m द्रव्यमान, तो m कितना है 10 किलोग्राम और वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ये vx डायरेक्शन में x अक्ष की तरफ गति कर रहा है तो ये बात कर रहे हैं। साथ में कह रहे हैं कि ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है 20, x की वैल्यू 20 है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 30 है। ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है। तो इसके दौरान हमको ज्ञात करनी है गतिज ऊर्जा का फाइनल मान ज्ञात करना है। और इसी दौरान इस पर एक बल लग रहा है जो कि मंदक बल है, इसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी, यानी कि ये F जो है ये इस दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि x के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है x अक्ष पर ही, क्योंकि इसने ये जो घटक दे रखा है ये x अक्ष का घटक दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि हमें फाइनल गतिज ऊर्जा निकालनी है, हम उपयोग में लाएंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय का। तो लिखते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि k डेल्टा k यानी कि kF माइनस ki के बराबर होगा। अब कार्य को हम कैसे लिख सकते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो हम इसको लिख सकते हैं यानी कि F इंटू क्या हो जाएगा विस्थापन, और विस्थापन को आप चाहें तो F इंटू dx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें जो उसने हमको दिया है कि जब विस्थापन 20 मीटर था तब से लेकर के जब विस्थापन 30 मीटर हुआ उसके बीच में हमको फाइनल गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो जो कार्य हो रहा है वो कितना हो जाएगा, समाकलन लगा देंगे कहां पर, x बराबर 20 से लेकर के x बराबर 30 के बीच में। और यहां पर हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, kF का मान हमें ज्ञात करना है यार, इनिशियल हो जाएगी 1/2 mv² के। तो मुझे लग रहा है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, क्योंकि बल एक कॉन्टिन्यूस बल लग रहा है, एक समान बल लग रहा है, किस दिशा में 20 से लेकर के 30, हाँ x अक्ष में जहां 20 है 20 मीटर से 30 मीटर के बीच में लग रहा है। तो ये हमने इसकी लिमिट्स लगा दी, साथ में dx आ गया। अब f की वैल्यू यदि हम रखें तो f का मान हमारे को यहां पर दिया हुआ है, f बराबर है 0.1 x। ये मंदक बल है इसलिए इसके साथ माइनस का निशान आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा -0.1 इंटू x इंटू dx, 20 से लेके 30, इधर की ओर आ गया kF माइनस 1/2। m की वैल्यू कितनी है 10,
तो मल्टीप्लाई आ गया 10, और फिर v की वैल्यू भी कितनी है 10, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करें तो देखिए -0.1 तो बाहर आ गया, -0.1 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आ गया 20 से 30 का, 20 से 30 का, अंदर x इंटू डी एक्स आ गया, x इंटू डी एक्स बराबर इधर आ गया के एफ, और माइनस इसको काटें, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 10 दाम कितना हो जाएगा 100, और 100 के 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 500, ये आ गया 500, इतना आ गया। अब हम यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे, तो हम सूत्र एक जानते हैं, इंटीग्रेशन का सूत्र होता है x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा -0.1, ये x की घात और कुछ नहीं है, क्या है 1 है, तो x की घात कितना आ जाएगा n प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, और यह हमारी समाकलन की क्या होती है, सीमाएं होती है। तो 20 से क्या लिख लेंगे 30, इधर आ गया के एफ माइनस 500, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा -0.1, तो नीचे का जो 2 है इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर बटे 2, ये आ गया 20 से 30 तक, और ये 500 को इधर ले आए तो इधर आके प्लस का 500 हो गया, साथ में क्या आ गया के एफ। इसको सॉल्व करना है तो -0.1 और बटे नीचे हमने 2 बाहर ले लिया, अंदर x स्क्वायर बच गया होगा। समाकलन की ये सीमाएं हैं, ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। तो इसका अर्थ होता है पहले x की जगह 30 रखिए, तो x स्क्वायर है, तो यानी कि ये आ गया x की जगह 30 रखा तो 30 का स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, फिर इस x की जगह 20 रख लीजिए, तो x की जगह क्या रख लेंगे 20, तो ये x स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर, और ये जो नीचे का 2 था ये हमने बाहर पहले ही निकाल लिया था, क्या आ गया प्लस 500 बराबर के एफ के बराबर आ गया। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा -0.1 बटे 2 मल्टीप्लाई 30 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया 900 माइनस 20 का स्क्वायर यानी कि हो गया 400 प्लस 500 बराबर के एफ। तो -0.1 बटे 2 गुणा 900 में से 400 गया, कितना हो गया 500 प्लस 500 बराबर के एफ। 2 से काटेंगे कितनी बार कट गया 250 बार कट गया, और 250 की 0.1 में गुणा करेंगे तो माइनस ये दशमलव से 0 हट जाएगा, तो कुल मिलाकर के -25 प्लस 500 बराबर क्या गया के एफ। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 475 बराबर के एफ आ गया। 475 क्या आ गया हमारे पास, ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई, यानी कि किस में होगी जूल में होगी। तो जो फाइनल गतिज ऊर्जा आएगी इस बिंदु पर, इस 30 वाले बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो 475 जूल के बराबर होगी। इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। आंसर देखें तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है 475 वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि इस पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी अंतिम वो 475 जूल के बराबर होगी। टू 2015 में इसी टॉपिक से जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार m द्रव्यमान का एक कण को एक मशीन द्वारा गतिमान किया जाता है, यानी कि चलाया जा रहा है। यदि इस मशीन की स्थिर शक्ति k वाट है और यह कण विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है तो t समय पर कण पर लगा बल होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, जब समय t हो तो लगने वाले बल को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जबकि उन्होंने क्या दिया, स्टार्टिंग में जब t बराबर 0 था तो हमें जो वेग दे दिया u की वैल्यू वह भी क्या थी 0 थी, क्योंकि विराम से चल रहा है। और इस पिंड का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान हमें दे दिया किसके बराबर दे दिया, m के बराबर, और साथ में इसमें जो शक्ति लग रही है, नियत शक्ति जो लग रही है वो किसके बराबर है, k के बराबर। तो हमें t समय पर लगने वाले बल को कैलकुलेट करना है। देखिए हमें द्रव्यमान तो दिया हुआ है और हमें जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं वो m, k और t की फॉर्म में, क्योंकि 3 वेरिएबल हमें दिए हैं। t समय पर हमें ज्ञात करना है, हमको m दिया हुआ है और हमें शक्ति दे रही है, नियत शक्ति दी है k। तो हमारे को जो बल है वो t, m तथा k के पदों में व्यक्त करना है, यदि आप ऑप्शन देखें तो। और बल ज्ञात करने के लिए हमें 2 ही चीजें चाहिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान तो हमें पता है m है, हमें त्वरण को ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चूंकि हम जानते हैं शक्ति का फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू होता है F इंटू वी के बराबर होता है।
देखिए एफ और वी कैसे कैलकुलेट होते हैं मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता दूं। हम जानते हैं क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन यानी कि हम कह सकते हैं dx। तो कार्य बराबर हो गया बल गुणा विस्थापन और शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय। तो समय को मैं dt ले लूं तो क्या आ जाएगा P इजिकल टू W की वैल्यू क्या होगी F मल्टीप्लाई dx बटे, ये तो W की वैल्यू लिखी मैंने, साथ में क्या किया dt। तो dx बटे dt किसके बराबर होता है v के बराबर होता है। तो P बराबर होता है F इंटू वी के बराबर। यही फॉर्मूला मैंने क्या करा यहाँ पर लिखा है। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले जानते हैं P की वैल्यू हमें पावर दे रखी है, इनियस शक्ति की वैल्यू दे दी K, तो इसको हम K के बराबर लिख रहे हैं। अब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान मान लेते हैं m है और त्वरण मान लेते हैं किसके बराबर है a। तो F बराबर ma, साथ में क्या आ गया v। अब हम साथ में ये भी जानते हैं a बराबर होता है dv बटे dt, यानी कि वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो इस a की वैल्यू यदि यहां रख दें तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा k इजिकल टू m इंटू dv बटे dt और साथ में हमारा क्या आ जाएगा v आ जाएगा। ये जो हमारा v था ये हमने यहां लिख लिया। अब dv और dv को तो यहीं पे रहने देते हैं, m दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये k के हर में आ जाएगा और dt की भी यहां गुणा कर देते हैं dt, और ये बराबर किसके हो जाएगा v इंटू dv के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है त्वरण। तो हमें यदि वेग का पता चल जाए, t समय पर यदि वेग पता चल जाए तो हमें त्वरण भी ज्ञात हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करते हैं। यहां पर समय है t, देखिए d के बाद जो चर है t, इसका मतलब वेरिएबल यही है। प्रारंभ में समय क्या था 0 था और बाद में समय कितना हो गया t हो गया। इसी के क्रॉसपॉन्डिंग प्रारंभ में वेग कितना था, जब t बराबर 0 था तो वेग क्या था 0 और बाद में वेग मान लेते हैं v हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन हमने करना है। k और m में क्योंकि t नहीं है इसलिए कांस्टेंट होंगे, तो इसको लिख सकते हैं k बटे m इंटीग्रेशन 0 से लेके t और साथ में हमने लिख लिया dt। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसको t की घात 0, क्योंकि किसी भी की घात 0 जो होती है 1 के बराबर होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इधर की ओर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा v इंटू dv और साथ में 0 से लेके v। अब हमें क्या करना है, समाकलन रखना है। सूत्र हम जानते हैं, समाकलन x की घात n इंटू dx बराबर होता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये समाकलन का, इसको यहाँ अप्लाई करना है। तो ये आ गया k बटे m, ये t की घात 0 है तो क्या आ जाएगा समाकलन t की घात 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 और समाकलन की सीमा आएंगी 0 से लेके t तक। इधर करें तो अब यहाँ पर v की घात कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो ये आ जाएगा v की घात n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 बटे, नीचे भी आ जाएगा n प्लस 1 और n की जगह कितना हमने कहा 1, तो 1 प्लस 1 और समाकलन की सीमा क्या है 0 से लेके v तक है। तो ये आ जाएगा k बटे m, नीचे तो 1 है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर t की घात 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो गया। तो अब इस t की एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा t माइनस 0। इधर क्या आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर v स्क्वायर आ जाएगा, तो v स्क्वायर का एक बार मान रखेंगे v तो ये आ जाएगा v स्क्वायर, दूसरी बार आप मान रखेंगे 0 तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया k बटे m इंटू टी बराबर हमारा आ गया 1/2 v स्क्वायर, 1/2 v स्क्वायर। तो यहां से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 की यहां गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा v बराबर 2k बटे m इंटू टी, और क्योंकि v स्क्वायर था तो ये पूरा किस में आ गया अंडर रूट में आ गया। तो मुझे लग रहा है इतना आपको समझ में आ गया होगा। पर हमने कहा हमें क्या निकालना है, हमें तो फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए हमें त्वरण निकालना पड़ेगा। तो फिर से इसका क्या कर दें, यदि अवकलन कर दें t के सापेक्ष तो हम जानते हैं dv बटे dt क्या होता है हमारा त्वरण के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे अवकलन लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करें तो ये आ जाएगा dv बटे dt बराबर, ये भी आ जाएगा d बटे dt। अब देखिए आप, ये d बटे dt है तो 2k बटे m अंडर रूट 2k बटे m तो कांस्टेंट है, इसको तो हमने ऐसे ही लिख लिया। ये t क्या अंडर रूट था यानी कि t की घात क्या थी 1/2। अब फिर से हम सूत्र जानते हैं, हमारा अवकलन का सूत्र होता है d बटे dx
इंटू एक्स की पावर एन बराबर होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये अवकलन का सूत्र है। यहां पर जो हमने करा था ये समाकलन का सूत्र था। तो dv बटे dt तो a के बराबर होता है, तो इसको तो बाएं पक्ष तो हम लिख लेंगे a, ये आ गया d, ये तो पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये आ गया 2k बटे m। अब d बटे dt t की घात 1/2, तो यानी कि n की जगह क्या है 1/2, तो सूत्र आ जाएगा n x की घात n माइनस वन, तो यानी कि आ गया 1/2 t की घात 1/2 माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2k बटे m, और साथ में हमारा क्या आ गया 1/2 t की घात क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का ये माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। इसका अर्थ है कि a बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 1/2। अब देखिए 1/2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर था 2k बटे m, और इस 2 को जब अंडर रूट के अंदर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2, क्योंकि अंडर रूट से बाहर था, तो अंडर रूट के अंदर आएगा तो 2 गुणा 2, साथ में t की घात माइनस 1/2 है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे का ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1/2। तो देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, तो a हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया अंडर रूट, ये आ गया k बटे 2m इंटू टी की घात माइनस 1/2। तो हमें तो बल निकालना है, तो F बराबर किसके आ जाएगा m a के आ जाएगा, यानी कि m इंटू a का मान अंडर रूट k बटे 2m इंटू टी की घात माइनस 1/2। इस m को जब अंदर ले जाएंगे तो यहीं से मैं इसको अंदर ले जा रहा हूं, जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो m स्क्वायर आ जाएगा, तो इस 2 घात में से नीचे का एक m कट जाएगा, तो यानी कि f की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट, ये आ जाएगा k इंटू m बटे 2 इंटू टी की घात माइनस 1/2। तो इस प्रकार से हम बल को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको त्वरण को मेनली कैलकुलेट करना था, और आपको हम कह सकते हैं द्रव्यमान आपको m दे रखा था, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ऑप्शन देखें इस हिसाब से, तो ये हमारा आया है km बटे 2, तो ये km या mk बटे 2 टी की घात माइनस 1/2, ये ए ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो ए ऑप्शन सही है। तो ऐसे इस प्रश्न को हल करेंगे। 2015 में एक और प्रश्न जो इस टॉपिक से आया है वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार दो एक समान कमानियों P तथा Q के कमानी स्थिरांक क्रमशः Kp तथा Kq हैं और Kp का मान बड़ा है Kq से। प्रथम बार यानी कि A स्थिति में दोनों को समान लंबाई से तथा दूसरी बार B स्थिति में समान बल से खींचा जाता है। यदि इन दोनों कमानियों द्वारा किए गए कार्य क्रमशः WP तथा WQ हो तो स्थिति A तथा स्थिति B में इनके बीच क्रमशः संबंध होंगे और WP तथा WQ के बीच में संबंध को बताया गया है। तो किस प्रकार से करेंगे प्रश्न को, पहले जो चीजें दे रखी हैं उनको समझ लेते हैं। दो कमानियां दे दी इन्होंने, पहली दे दी P और दूसरी हमारे को दे दी Q, और दोनों के जो वो दे दी Kp, इसका है Kp कमानी नियतांक और इसका है Kq, और साथ ही हमारे को प्रश्न में ही दे दिया है Kp का मान बड़ा है Kq से, ये बड़ा है Kq से, और साथ ही WP तथा WP इनके द्वारा किए गए कार्य हैं। इसका कार्य है WP और इसका कार्य है WQ। अब दो स्थितियां ले रहा है। पहली स्थिति यानी कि A केस की बात कर रहा है। A केस में कह रहा है कि प्रथम बार में A स्थिति में दोनों को समान लंबाई से खींचा जाता है। तो मान लेते हैं इसकी जो लंबाई में वृद्धि है खींचने पर वो XP है और इसकी लंबाई में जो खींचने पर वृद्धि है वो XQ है। दोनों को समबाई लंबाई से खींचा जाता है यानी कि XP इजिकल टू मैंने कहा XQ के है, पहली स्थिति। दूसरी बात कहता है कि B स्थिति में समान बल से खींचा जाता है। मान लेते हैं इस पर लगने वाला बल है FP और इस पर लगने वाला है बल FQ। तो B स्थिति में ये कह रहा है FP इजिकल टू है FQ के। तो अब दोनों ही स्थितियों में किए गए कार्य को हमारे को कोरिलेट करना है, दोनों में कितना किया गया कार्य होगा। देखिए इसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो W बराबर होता है 1/2 K x स्क्वायर के, ये फार्मूला होता है, और दूसरा फार्मूला होता है F इजिकल टू माइनस KX। आप जानते हैं तो माइनस तो डायरेक्शन के लिए होता है, तो F बराबर माइनस KX। इन दोनों का हम यूज करेंगे।
तो पहली स्थिति लेते हैं। सबसे पहले XP बराबर है XQ के, तो जो पहला किया गया कार्य होगा यानी कि जिसको हम कहते हैं WP, WP के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 KP XP स्क्वायर, पहली बात। और XP XQ के बराबर है, इसको मान लेते हैं X के बराबर, तो इसको P की जगह मैंने क्या लिख लिया, केवल X लिख लिया। और सेकंड के लिए Q कमाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, WQ, बिल्कुल सेम फार्मूला 1/2 KQ और साथ में क्या आ गया X स्क्वायर। अब हमें क्या कह रहा है, देखिए हमें कह रहा है इन दोनों में बताइए इनमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ऐसा इसने पूछा है। हम यहां देख रहे हैं सीधे, चूंकि WP अनुक्रमानुपाती है KP के, इसी प्रकार WQ भी अनुक्रमानुपाती है KQ के। और हमें चूंकि इस प्रश्न में दिया है चूंकि KP का मान बड़ा है KQ से, इसलिए पहली स्थिति में क्योंकि KP का मान KQ से बड़ा है और KP अनुक्रमानुपाती है WP के, इसलिए WP का मान बड़ा होगा WQ से। तो पहला रिलेशन हमारे को कार्य में पता चल गया कि पहली स्थिति A स्थिति में WP का मान WQ से बड़ा होगा। सेकंड केस में चलते हैं, दूसरी स्थिति में, उसमें भी हमें WP तथा WQ को ही कोरिलेट करना है, लेकिन सेकंड स्थिति में दे दिया FP का मान FQ के बराबर है। हम फार्मूला जानते हैं F बराबर होता है KX, तो लिखेंगे FP बराबर क्या हो जाएगा KP इंटू XP, और FP बराबर FQ बराबर F ले लेते हैं, इसके बराबर आ गया। तो यहां से हम यदि XP की वैल्यू निकालें तो XP, क्यों निकाल रहे हैं XP की वैल्यू, क्योंकि हमें W ही निकालना है और W का फार्मूला कौन सा है, ये वाला है, इसके लिए केवल X निकाल रहे हैं इस वाली रिलेशन से। तो ये आ जाएगा FP अपॉन KP। अब देखिए FP अपॉन KP है और FP बराबर भी किसके, F के, तो यहां से हमें निकल गया XP बराबर F अपॉन KP। ठीक इसी प्रकार से जो Q कमाने की यदि बात करी जाए तो Q कमाने के लिए यही फार्मूला क्या हो जाएगा, FQ बराबर KQ, और यहां पर क्या आ जाएगा XQ। तो ठीक यही आ जाएगा XQ बराबर FQ बटे KQ, क्योंकि FQ भी F के बराबर है, इसलिए यहां से भी हमारा निकल गया XQ बराबर F अपॉन KQ के बराबर। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब XP और XQ के ये मान इस इक्वेशन में रखने हैं, या आप चाहो तो यहां पर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये XP होगा और ये XQ होगा। तो लिखेंगे चूंकि WP बराबर 1/2 KP इंटू XP स्क्वायर होगा, तो वैल्यूज रख लें तो क्या गया 1/2 KP मल्टीप्लाई F अपॉन ये XP है और XP का मान कितना है F अपॉन KP, तो F का स्क्वायर भी हो जाएगा साथ में KP का भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि रिलेशन निकल के आ गया 1/2 KP स्क्वायर से ये कट जाएगा F स्क्वायर अपॉन KP, किसका मान है WP का मान। सिमिलरली जब आप दूसरे का मान निकालेंगे WQ तो वो भी सेम आएगा, फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही लगेगा 1/2 KP की जगह क्या आ जाएगा KQ साथ में XQ का स्क्वायर, और XQ का मान क्या है F अपॉन KQ। तो ठीक इसकी तरह रखेंगे तो क्या गया 1/2 ये आ जाएगा KQ इंटू F स्क्वायर बटे KQ स्क्वायर। तो फिर इस KQ से दो में से ये वाली एक घात कट जाएगी, यानी कि यहां पर आ जाएगा WP इज इक्वल टू 1/2 F स्क्वायर बटे KQ। अब इन दो फॉर्मूलों में आपने केवल ध्यान देना है, देखिए इस वाले में और इस वाले फार्मूले में ध्यान दीजिए। इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है, ये सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम, इस फार्मूले से देखिए तो WP व्युत्क्रमानुपाती है KP के साथ, WP क्या है 1/KP। इसी प्रकार WQ भी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है KQ के साथ 1/KQ। अब हमको क्या दिया है, KP का मान बड़ा है, प्रश्न में KP का मान बड़ा है और KQ का मान छोटा है। यदि KP बड़ा होगा तो WP क्या होगा, छोटा होगा। इसका अर्थ है कि WP क्या होगा, छोटा होगा किससे, WQ से। तो पहली स्थिति पहले केस के लिए देखा जाए तो ये, और दूसरे केस के लिए देखा जाए तो ये आएगा। इस हिसाब से हम अपने आंसर देखें
तो ध्यान रखिएगा, इसने पहले फर्स्ट केस के लिए क्या रखा, लिखा ए स्थिति तथा बी स्थिति क्रमशः। तो ए स्थिति क्या है, डब्ल्यू पी बड़ा है डब्ल्यू क्यू से, तो देखें डब्ल्यू पी बड़ा है डब्ल्यू क्यू से। तो सी पार्ट हम देखें तो बिल्कुल सही है, डब्ल्यू पी बड़ा है डब्ल्यू क्यू से पहला। सेकंड, डब्ल्यू क्यू बड़ा है डब्ल्यू पी से, डब्ल्यू क्यू बड़ा है डब्ल्यू पी से। तो कौन सा वाला है ये, सी पार्ट जो दिया है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। थोड़ा सा आपको यहां मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कि पहले बेसिक फॉर्मूले यही दोनों लगाने पड़ेंगे। तो पहली स्थिति में तो डायरेक्ट लगा के निकल गया, बस दूसरी स्थिति में आपको फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किस वाले फार्मूले में, वर्क के फार्मूले में। तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा।